हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों, आज जो सीटेट का पेपर सेकंड हुआ है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अभी हम बात करने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड जितने 30 क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ। और देख लीजिए, ये पेपर हमारा ये ओ सेट है, तो आप अपना पेपर मैच कर लीजिएगा क्योंकि सभी सेट में क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मैं बता देती हूँ कि क्या क्या होने वाला है। एक दो क्वेश्चन के आंसर आगे पीछे भी हो सकते हैं, वो जब सीटेट अपना आंसर की रिलीज़ करता है तो वो हर बार का होता है, लेकिन बाकी आपका 99% यहाँ पे मैच करने वाला है, इतनी गारंटी है। तो दोस्तों चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे हमारी वीडियो की जितनी भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है, डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। यानी हमें बताना है, पहला फिजियोलॉजिकल, सोशलाइज विथ पीयर, फिर क्या सेंसरी कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट, इमोशनल ड्रॉ पिक्चर्स, या न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विद सिंबल। तो हमें पता है जो डिसलेक्सिया है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और वो सुनने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, सेकंड कह रहा है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवे फॉर लर्निंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। रीजन कह रहा है, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, पाठ्य पुस्तकों और मीडियम में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो सही जवाब हो जाएगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन सही नहीं होंगे। तो जब भी जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करता है तो वो अच्छा नहीं होता है हमेशा, तो इसीलिए हम उस पर क्या होंगे, सवाल, हमें उस पर सवाल उठाना होगा। तो क्या है, ये आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा पूछा है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। रीज़न दे रहा है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ए सही है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो रीज़न दिया है वो गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन या पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ए सही है और आर गलत है, तो हमारे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमिंग देना। क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसे ध्यान देने में दिक्कत हो रही है, तो ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए क्या होंगे, हम उसे एक्स्ट्रा टाइम देंगे। तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे छठवां कह रहा है, शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कहते हैं जो रूढ़िवादिता है उसे ख़त्म होना चाहिए। इसलिए जो शिक्षक ऐसे विचार रखते हैं तो उन्हें अपने विचारों पर चिंतन करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ यही है कि शिक्षक क्या हो, चिंतनशील हो। तो दोनों ही सही है, तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ध्यान देना, क्षय होना, पुनर्प्राप्ति या भूलना। तो दोस्तों, यहाँ फॉरगेटिंग या फिर डिके तो होने से रहा, अटेंशन और रिट्राइवल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अटेंशन बेस्ट ऑप्शन होगा।
तो 8वां प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास को किस अवस्था में बच्चा का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इसमें कौन सा सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे कन्वेंशनल मोरालिटी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा आंसर बिल्कुल सही होगा। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो यहाँ पे पहला आंसर सही होगा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्या अब यहाँ पे बात कर रहा है? सक्रिय संलग्नता के साथ अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे निष्क्रिय हटा देंगे, यहाँ पे निर्देश और ये स्पष्ट हटा देंगे, तो यहाँ पे बेहतर आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, लिखा अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो तब ज़्यादा सीखते हैं जब वो पर्यावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, है ना। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 10वां क्वेश्चन देखिए, व्यागोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि हिंदी में देखिए तो आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, यानी टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पे जो व्यागोस्की उन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात भी की थी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है को ध्यान में दीजिएगा। लिखा विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो नहीं है, जो समावेशी कक्षा होती है वहाँ पे सभी लोग साथ में मिल करके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो गई। ठीक है, तो ये जो है निगेटिव वर्ड है अपने आप में, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं ये पूछा है, इसलिए इसके हिसाब से यही हमारा ऑप्शन जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षा छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन पहला सही होगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, यानी कि जो रिवॉल्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट, जो इनिशिएटिव होती है, पहल होती है, उसको हमेशा पुरस्कृत करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन, लेव व्यागोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो क्या है? मोर नॉलेजेबल, यानी अधिक जानकार, अन्य और अंदर। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। दोस्तों 14वां क्वेश्चन हमारा है, वह कोई उद्देशात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इसका रीज़न कह रहा है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो यहाँ पे सही बात है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट और ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए? योगात्मक, गतिशील, मानक संदर्भित या वस्तुनिष्ठ। तो हमेशा डायनेमिक होना चाहिए। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है वो डायनेमिक होती है, यानी हमेशा गतिशील होनी चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा पहला वाला, यानी कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो उसको हमेशा ध्यान में रखना है और उसका हमें सम्मान करना है। ठीक है, तो उसको एक विशेषता के रूप में मानना है। कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमें उस सबका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसे एक विशेषता के रूप में मानना है। यहाँ पे लिखा है आगे, मतभेद को असामान्य और एक प्रकार कमी के रूप में, कभी कमी के रूप में नहीं देखना है, ना तो नज़रअंदाज करना है, ना तो एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, ये सब भी नहीं सही है। तो यहाँ पे पहला वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है।
पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँखों में लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, देखने संबंधित दिक्कत है। यहाँ पे वो सही से देख नहीं पा रहा है, वो बार बार अपनी आंखों को मसल रहा है, तो ये सभी क्या है, दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। महारत लक्ष्य अभिविन्यास, जिसे इंग्लिश में मास्टरी गोल ओरिएंटेशन कहते हैं। तो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन क्या होता है, जब हम अपनी स्किल को बेटर करने के लिए कोई चीज़ें करते हैं तो वो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन के अंदर आती है। यानी किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, इसे ही हम मास्टरी गोल ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये क्या दिया है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका पहला ऑप्शन, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे हो जाएगा, एक्स को अज्ञात अंक मानने के लिए की क्षमता जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होगी और विद्यार्थी को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। का पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उसको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव हो और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। सही बात, जो लोग एक इमोशनल जुड़े होते हैं, इमोशनल कनेक्ट होते हैं अपने स्कूल से या विद्यालय से, तो क्या होता है, वो हमेशा यही सोचते हैं कि वो उससे हमेशा बने रहें, है ना। और इसका रीज़न क्या दे रहा है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन पूछ रहा है। ऑप्शन लिखा है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो कड़ाई से पालन नहीं करना है हमें। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यहाँ पे ये भी बात थोड़ी सही है, लेकिन हमें क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है पूछ रहा है, जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो बताना है। तो यहाँ पर चौथा आंसर सही होगा, क्योंकि शिक्षा बच्चों को प्रयोग करने की विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। यानी ये स्कैफोल्डिंग की बात कर रहा है और स्कैफोल्डिंग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चौथा आंसर सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की तरफ भी देख लेते हैं। यहाँ शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, तो यहाँ शिक्षक ही सर्वोसर्वा है, वही प्राथमिक स्रोत है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमेशा निगेटिव वाले होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत होगा, चौथा सही है। अगला प्रश्न 22 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। तो यहाँ पे यह एक रेखीय प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये रेखीय प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। तो यहाँ बी, सी और डी, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। बी, सी एंड डी करेक्ट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये बुकलेट जिनकी है उन्होंने देखिए यहाँ पे सेकंड लगा दिया था शायद, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ये रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ। यहाँ सेकंड आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है और यहाँ गलत ही पूछ रहा है, सही नहीं है पूछा है। तो यही सही नहीं है, क्योंकि जो अलग अलग सांस्कृतिक बच्चे हैं जो भी है, यानी कि जो डेवलपमेंट का क्रम होता है वो सभी में समान नहीं होता है। 24 क्वेश्चन कह रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। तो यहाँ पे कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, ए, बी और डी। कैसे है देख लेते हैं थोड़ा सा। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, तो ये बात सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ अंतिम उत्पाद ये शब्द गलत है, ये निगेटिव में आता है, ये नहीं मानेंगे हम। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, सही बात है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही हो जाएगा।
सी गलत होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, ए, बी और डी। 25वां देखते हैं। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो कौन सा आंसर सही होगा? तो उसमें सेकंड वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी सेकंड सही है, क्योंकि यहाँ पे छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो स्वयं कार्य कर रहा है, वो वर्तमान मुद्दे पर खुद ही शोध कर रहा है और अपने निष्कर्ष निकाल रहा है। तो यहाँ पे सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन कह रहा है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है, या बाहरी रूप से प्रेरित है? यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड होगा। ठीक है, यानी कि बाहरी, यानी कि जब हम किसी पुरस्कार के लिए, किसी लालच के लिए हम कोई काम करते हैं तो वो जो मोटिवेशन होता है वो बाहरी रूप से होता है और वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। वो जो मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है तो वो आंतरिक मोटिवेशन कहलाता है और वो अधिक समय तक रहता है और वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पुरस्कार के लिए वो ऐसा कर रही है, तो यहाँ पे चौथा हो गया, बाहरी रूप से वो प्रेरित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे क्या है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? तो सही बात है, यहाँ पे पूछ रहा है ऐसे उदाहरण बताइए जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, यानी छात्र जानकारी का विश्लेषण करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पहला आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृष्टि व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, या अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तो ये बात सत्य है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। तो बिल्कुल सही दोस्तों, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत था उसमें देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण ही झलकता है। तो यहाँ पे थर्ड आंसर जो है वो सही होगा, यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, लास्ट है यहाँ पे, जहाँ आप कह रहे हैं एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर लेता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। यानी कि इसका फोल्डिंग की बात कर रहे हैं एक तरीके से। बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन आप जरा खुद पढ़िए, स्टेटमेंट ज़रूर सही है लेकिन ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये दोनों कोरिलेट ही नहीं हो रहा है। यह एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक उतना ही ज़्यादा उसे इशारे देती है ना, संकेत देती है ताकि बच्चा उस काम को कर ले, और जैसे जैसे बच्चा अधिक सीखता जाता है तो शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ये बात सही है। फिर क्या है, बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, लेकिन इसका क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे चौथा आंसर सही होगा, यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे चौथा आंसर सही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और यहाँ पे सभी आंसर लगभग सही है। 99.9% आपको यहाँ पे सही आंसर मिल जाएगा। जब आंसर की जारी होती है तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो ही जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय के बाद मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी और साइंस और मैथ्स की भी आंसर की जल्दी ही रिलीज़ कर दूँगी।